प्यारे बच्चों, आज रीड स्पेशल टेस्ट सीरीज नंबर 2 आपके लिए मैं वो पेश कर रहा हूँ जो बेहद ख़ास है। मैं आपको बता दूँ, आज का मेरा वीडियो केवल उन बच्चों के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इस बार परीक्षा को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये उन बच्चों के लिए नहीं है। मेरे बहुत से प्यारे प्यारे बच्चे, नादान बच्चे ऐसे भी हैं जो कहते हैं सर हम स्पीड तेज़ करके, फास्ट करके बहुत जल्दी से सुन लेते हैं चीज़ों को, समय बहुत कम है, वो देखना है, वो पढ़ना है, वो पढ़ना है। ऐसे बच्चे तुरंत मेरे वीडियो को छोड़ दें प्लीज़, क्योंकि उनको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, है ना। तो आपको जितना जहाँ से और मिलता है उससे भी आप डिस्टर्ब हो जाओगे। ये मत देखना आप। ये तो उनके लिए है जो ये कहते हैं कि नहीं साहब, हम एक एक चीज़ को समझेंगे, एक एक हर उस पेपर में आने वाली बात को, हर उस ऑप्शन को भी समझ लेंगे। वो मेरा ये वीडियो देखें और पूरा देखें, क्योंकि आज मैं आपको जो चीज़ दे रहा हूँ वो न केवल परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि ये मेरी गारंटी है, मेरा दावा है कि जब ये एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाएगा या इसमें से जो भी प्रश्न आएंगे, वो जितने लोग परीक्षा में बैठेंगे उनके केवल 1% बच्चे, 1% बच्चे ही सही कर पाएंगे। आप उन 1% बच्चों में हो सकते हैं, बशर्ते आप हमारे हर एक लफ्ज़ को बहुत ही गौर से सुने। तैयार हैं आप लोग? ओके, तो चलिए रीड स्पेशल टेस्ट सीरीज नंबर 2 शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पिछली बार यूट्यूब कम्युनिटी पे हमने आपसे 2 सवाल पूछे थे, दोनों बहुत महत्वपूर्ण थे। ध्यान है आपको, दोनों बेहद महत्वपूर्ण सवाल थे। उन दोनों को मैंने इसमें शामिल किया है। तो जैसे ही मैं आगे आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा, आपको दोनों चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ओके, एक और बात मेरे को आपसे करनी है कि पिछले वीडियो में 2 करेक्शन भी हैं। वो 2 करेक्शन कौन से हैं? बहुत सिंपल, कंसेप्चुअली नहीं है, मेजर करेक्शन नहीं है, डेट्स के बारे में है। पहला तो ये आप सब जानते हैं, हमने आपको ऑफलाइन में बताया था, हमारी बुक्स में भी है, हमारे वीडियोज़ में भी है, उत्कर्ष से लेकर हर जगह है कि साहब पेवलोव ने फिजियोलॉजी में नोबेल जीता था 1904 में। ठीक है, पिछले वीडियो में लिखा था 1905, आप उसको 1905 नहीं पढ़ें बल्कि 1904 पढ़ें, 1904 समझें। ओके, दूसरी बात, भारत में मनोविज्ञान की वो प्रथम पुस्तक, वो ग्रंथ जो दुर्गानंद सिन्हा साहब ने लिखा था, साइकोलॉजी इन ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री, द इंडियन एक्सपीरियंस। और वो बुक आई थी दरअसल 1986 में। कब आई थी? 86 में आई थी, नए की 68 में। तो वहाँ 68 है, यहाँ पे 86 है, याद रखना। 1986 में आई थी, वो सही है। तो करेक्शन कर लेना 2 बातें। यहाँ पे एक बात मेरे को और याद आ रही है, मेरी बुक के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूँ 1 सेकंड के लिए। एक्चुअली हमने पिछले वीडियो में देखा था कि भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कब स्थापित हुई थी, याद है ना आपको? तो 1915 में। ठीक है, बुक में 1915 16 दोनों एक प्रश्न में ऑप्शन है, पर वहाँ पे एक मिसप्रिंट है। ठीक है ना, तो वो मिसप्रिंट भी आप इस वीडियो को देख के सही कर लेना। पर वो लोग सही कर लेंगे ना जिनके पास बुक भी है, जिनके पास बुक नहीं है वो तो क्या सही कर लेंगे। प्लस वो जिनके पास केवल बुक है, वो बेचारे यहाँ नहीं जुड़ पा रहे हैं वीडियो में, तो वो क्या सही कर लेंगे। ये सब लक की बात है ना। आप जो बच्चे मेरा वीडियो भी देख रहे हैं, जिनके पास बुक भी है, वो ज़्यादा बेहतर करेंगे, क्योंकि ऐसा संयोग उनका ऊपर वाले ने बैठाया है। ओके, तो ध्यान रखना। अब हम शुरू करते हैं आज की ये खास पेशकश। और बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, शुरू करें? चलिए, शुरू करने से पहले एक चीज़ आपको बता दो। पहला प्रश्न पढ़िए, आपको आइडिया लग जाएगा कि आज की वीडियो में क्या है, क्यों ये खास है। सबसे पहले टॉपिक देखिए आप, मनोविज्ञान की विधियाँ। मेरी ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों ने बहुत से बच्चे कहते सर विधियाँ, मेथड्स। ये दरअसल पेडागोजी वाले मेथड्स नहीं है, ये साइकोलॉजी वाले मेथड्स हैं। और इन पे परीक्षा में प्रश्न गारंटी से पूछा जाता है, पता है ना आपको? ओके, तो पहला प्रश्न पढ़ें आप। पहला प्रश्न है, प्रयोगात्मक विधि में जिस चर वेरिएबल में जोड़ तोड़ की जाती है उसे कहते हैं, ऑप्शंस, स्वतंत्र चर या आश्रित चर या संगत चर या नियंत्रित चर। दूसरा प्रश्न देखिए, जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे क्या कहते हैं, वांछित समूह, नियंत्रित समूह, प्रयोगात्मक समूह या फिर तुल्य समूह। तीसरा प्रश्न देखिए, प्रयोगात्मक विधि में किसकी कमी पाई जाती है, आंतरिक वैधता, नियंत्रित वैधता, बाह्य वैधता या फिर परीक्षण वैधता।
ऐसे ही एक से एक बढ़ के सवाल आज हमने लिए हैं। ये एक सिंपल मैंने आपको दिखाया है। अब हम शुरू करते हैं कि वास्तव में आखिर ये क्या है। तो देखो पहला प्रश्न पढ़िए। प्रयोगात्मक विधि में जिस चर या वेरिएबल में जोड़ तोड़ की जाती है उसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1 स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ऑप्शन नंबर 2 आश्रित चर डिपेंडेंट वेरिएबल, ऑप्शन नंबर 3 संगत चर रिलेवेंट वेरिएबल, या फिर नियंत्रित चर कंट्रोल्ड वेरिएबल। तो बोलिए क्या आंसर हो सकता है। चलिए आप जो भी आंसर दें अपने पास रख लें, क्योंकि आपने तीर चलाया होगा, ठीक है ना। क्या होता है दरअसल ये, अब सुनिए ध्यान से। ओके, सुन रहे हैं ना आप लोग। चलिए देखो, मनोविज्ञान में बहुत सी विधियां हैं, हम पढ़ेंगे, आज भी पढ़ेंगे। सर्वे मेथड से लेके टाइडमैन वाली वो आपकी केस स्टडी मेथड से लेके बहुत सी बातें, रेटिंग स्केल से लेके बहुत चीज़ें करेंगे हम आप। एक साक्षात्कार तक एक विधि जो सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है मनोविज्ञान की, वो है प्रयोगात्मक विधि, वो है एक्सपेरिमेंटल मेथड। आज हम एक्सपेरिमेंटल मेथड या प्रयोगात्मक विधि को सबसे पहले समझेंगे, फिर कुछ और बात करेंगे। तो क्या है प्रयोगात्मक विधि, सुन लें। एक डिज़ाइन इसकी होती है, वो क्या डिज़ाइन है। प्रयोगात्मक विधि में दरअसल क्या होता है, प्रयोगात्मक विधि में प्रयोगकर्ता या अनुसंधानकर्ता एक पूर्व कथन करता है। ध्यान रखना, मेरे हर शब्द पर गौर करना, पूर्व कथन वाली बात परीक्षा में आ चुकी है। एक प्रिडिक्शन करता है, एक पूर्व कथन करता है, एक प्रकल्पना करता है और एक अनुमान लगाता है कि साहब इस तत्व या इस वेरिएबल या इस चर या इस बात का उस बात या उस तत्व या उस वेरिएबल पे ऐसा प्रभाव पड़ता है या ऐसा प्रभाव पड़ेगा। ये उसका पूर्व कथन है। फिर वो क्या करता है, फिर वो वास्तव में उन समूहों पे प्रयोग करता है, उनका प्रेक्षण करता है, उनको नोट करता है और फिर कोई निष्कर्ष निकालता है और फिर वो अपने पूर्व कथन और उस निष्कर्ष का मिलान करता है। तो फिर उसको पता लगता है कि मेरा पूर्व कथन कितना सही था या कितना सही नहीं था। ये एक थीम है प्रयोगात्मक विधि की जो मैंने आपको बताई। इसको करते कैसे हैं और इसमें होता क्या क्या है, तो सुन लें, कुछ बेहद काम की बात है। सबसे पहली बात आपको जो याद रखनी है, ध्यान रखनी है, समझनी है, वो ये है कि इसमें कुछ चर होते हैं। क्या होते हैं, चर होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। और इसमें 3 चर होते हैं। कितने, 3। पहला है स्वतंत्र चर, पहला है स्वतंत्र चर जिसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दूसरा होता है आश्रित चर जिसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, आश्रित चर जिसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। और तीसरा इसमें होता है संगत चर, इसके बहुत से नाम हैं। संगत चर जिसको रिलेवेंट वेरिएबल बोलते हैं। ये क्या होते हैं, पहला काम ये इनको समझने का। तो सबसे पहले मैं आपको मेन जो 2 चर हैं उनके बारे में बताता हूं। पहला था आश्रित, सॉरी स्वतंत्र कर दें, पहला था स्वतंत्र चर और दूसरा था आश्रित चर। ये क्या होते हैं, पहले इनको समझ लें आप। एक स्वतंत्र चर और दूसरा आश्रित चर। तो ध्यान देंगे, एक दूसरे से संबंधित हैं, इसलिए इनके नाम पड़े हैं, इंटर रिलेटेड हैं। प्रयोगकर्ता उस चर जिसका प्रभाव आश्रित चर पे पड़ता है को स्वतंत्र चर कहता है। फिर सुन लें, ध्यान दें। स्वतंत्र चर कौन सा चर होता है, स्वतंत्र चर वो होता है हम जिसके प्रभाव का अध्ययन करते हैं। किस पर प्रभाव, आश्रित चर पर प्रभाव। तो एक शब्द याद रख लेना, जिसके प्रभाव का अध्ययन किया जाए, जिसके प्रभाव का अध्ययन किया जाए वो स्वतंत्र चर होता है। और जिस पर प्रभाव का अध्ययन किया जाए वो आश्रित चर होता है। क्लियर, जिसके प्रभाव का अध्ययन करना है वो स्वतंत्र चर, जिस पर प्रभाव का अध्ययन करना है वो आश्रित चर। बहुत बार पढ़ते हैं ना कि साहब शिक्षक स्वतंत्र चर है, पाठ्यक्रम स्वतंत्र है, छात्र आश्रित है। तो छात्र पर शिक्षक का, पाठ्यक्रम का, वातावरण का, इनका प्रभाव क्या पड़ता है, अगर कोई ये अध्ययन करे
तो उसमें छत्र आश्रित होगा, पर वो बात अलग है, बाद में बताऊंगा आपको। अभी आप समझ लें, जिसके प्रभाव का अध्ययन स्वतंत्र चर, जिस पर प्रभाव का अध्ययन आश्रित चर। दूसरी बात, प्रयोगात्मक विधि में एक बहुत खास टर्म है, और वो टर्म आपने सुनी होगी, कोज इफेक्ट रिलेशन। कोज इफेक्ट रिलेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं कार्य कारण प्रभाव। क्या बोलते हैं? कार्य कारण प्रभाव। जहां भी ये शब्द आ जाए परीक्षा में, आपको याद रखना है, ये पियाजे ने वहां भी बताया था, ठीक है ना, वो अलग है। जहां भी कार्य कारण प्रभाव का नाम आ जाए तो आपको समझना है एक्सपेरिमेंटल मेथड की बात हो रही है, आपको समझना है प्रयोगात्मक विधि की बात कर रहे हैं। दरअसल कोज क्या होता है? कोज होता है कारण। इंग्लिश में, हिंदी में आगे पीछे लिखे जाते हैं ना शब्द। कोज होता है कारण और इफेक्ट होता है कार्य या प्रभाव। इसका मतलब कार्य प्रभाव का ही दूसरा नाम है। ओके, चलिए, तो कोज कारण है और इफेक्ट कार्य है। अब सवाल जो पूछा जाता है वही पूछा जाता है कि साहब ये कोज और इफेक्ट दो शब्द नहीं है एक्चुअली, ये दोनों वेरिएबल्स हैं, ये दोनों चर हैं। एक तो है स्वतंत्र चर और एक है आश्रित चर। अब आपको समझना है कि साहब स्वतंत्र चर तो कौन सा और आश्रित चर कौन सा है, तो याद रख लेना, समझना। अभी मैं आपको और बताऊंगा, समझ में आ जाएगा। कोज तो है स्वतंत्र चर। कोज क्या है? स्वतंत्र चर, क्योंकि ये कारण हुआ ना। और इफेक्ट है उसका रिजल्ट, तो इफेक्ट है आश्रित चर। ये दूसरी बात है जो आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? स्वतंत्र चर क्या है? कोज। और आश्रित चर क्या है? इफेक्ट। स्वतंत्र चर क्या है? कारण। और आश्रित चर क्या है? कार्य। तीसरी महत्वपूर्ण बात, तीसरा जो तत्व था, संगत चर, बहिरंग चर, इसको नियंत्रित चर भी कहते हैं, उसकी बात मैं करूंगा बाद में थोड़ा, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बहुत से एग्जाम्पल्स भी दूंगा, चिंता नहीं करें। उससे पहले एक बात आपको और समझनी है कि दरअसल प्रयोगात्मक विधि में आखिर होता क्या है, ये होती कैसे है, प्रोसीजर क्या है, तो इसका प्रोसेस क्या है वो समझें आप। एक्चुअली प्रयोगात्मक विधि में हम स्वतंत्र चर का प्रभाव आश्रित चर पे देखते हैं ना। तो जब हम प्रभाव देखते हैं तो फिर हम स्वतंत्र चर में कुछ हेर फेर भी करते हैं, बदलाव भी करते हैं, मैनिपुलेशन भी करते हैं, जोड़ तोड़ भी करते हैं। और ये जोड़ तोड़ आश्रित चर का एक तरीके से ट्रीटमेंट कहलाता है। आश्रित चर पे हम कुछ कार्रवाई करते हैं। तो ध्यान रखना, प्रयोगात्मक विधि में समूह बनते हैं, और अक्सर ये दो या दो से ज़्यादा समूह बनेंगे, ठीक है। आपको दो समूह से मैं समझाता हूँ, एकदम समझ में आएगा। हम प्रयोगात्मक विधि की बात कर रहे हैं, इसका प्रोसेस क्या है। ओके, तो पहले तो पहला समूह होता है। ये समूह रेंडमली बनाते हैं हम, ठीक है ना, कोई भी समूह कोई भी ले सकते हैं, बहुत से एग्जाम्पल लूंगा अभी मैं, क्लियर हो जाएगा। पहला जो समूह होता है वो जैसी उसकी परिस्थिति थी उसको एज इट इज रहने दें, एज इट इज वैसा का वैसा रहने देते हैं। इसको बोलते हैं नियंत्रित समूह। क्या बोलते हैं? नियंत्रित समूह, कंट्रोल्ड ग्रुप। नियंत्रित समूह वो है जो वैसे के वैसा ही होता है। और दूसरा समूह होता है जिसमें हम स्वतंत्र तत्व के प्रभाव का अध्ययन करेंगे। उस समूह को बोलते हैं प्रयोगात्मक समूह। इसको क्या बोलेंगे? प्रयोगात्मक समूह। तो एक तो हुआ नियंत्रित समूह और दूसरा हुआ प्रयोगात्मक समूह। हम ट्रीटमेंट किसको देंगे? प्रयोगात्मक समूह को देंगे। और वो ट्रीटमेंट क्या होगा? वो ट्रीटमेंट हमारा स्वतंत्र चर कुछ मैनिपुलेशन के साथ इसमें हम अप्लाई कर देंगे, इसमें जोड़ देंगे, इसमें शामिल कर देंगे। अब स्वतंत्र चर हमने इसमें जो शामिल किया, उसके कारण से इसके रिजल्ट्स में कुछ बदलाव हुए। इसकी तुलना में जो बदलाव हुए उनको एक प्रयोगकर्ता प्रेक्षण करता है, ऑब्जर्व करता है, नोट डाउन करता है, और फिर उन बदलावों को इसके जो रिजल्ट है इसके रिजल्ट का इसके रिजल्ट से कंपैरिजन करता है, और फिर वो ये जान लेता है कि मेरे पूर्व कथन, मेरे प्रिडिक्शंस कितने सही थे, कितने सही नहीं थे। ये एक्सपेरिमेंटल मेथड है जो मैंने आपको सीधे शब्दों में समझाने की कोशिश की, लेकिन चूंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हमको जब तक इसके एग्जाम्पल्स नहीं देखेंगे समझ में नहीं आएगा। तो क्या हैं इसके एग्जाम्पल्स, देखिए। पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। ओके, अभी तक मैंने आपको जो बताया क्लियर है ना आपको? स्वतंत्र चर, आश्रित चर। स्वतंत्र चर वो है जिसका प्रभाव हम देखना चाहते हैं, आश्रित चर वो है जिस पर प्रभाव हम देखना चाहते हैं, ठीक है। और वहाँ दो समूह बने, एक तो नियंत्रित समूह
और दूसरा प्रयोगात्मक समूह। प्रयोगात्मक समूह में स्वतंत्र चर को शामिल करेंगे तो उसमें कुछ बदलाव होंगे, ट्रीटमेंट दिया जाएगा। और नियंत्रित समूह एज इट इज़ रहता है, उसमें कोई तत्व शामिल नहीं करेंगे, कोई वेरिएबल शामिल नहीं करेंगे, दोनों की तुलना करेंगे और पूर्व कथन की जांच करेंगे। ओके, शॉर्ट में अब देखो ध्यान से। पहला एग्जांपल, एक प्रयोगकर्ता ये जानना चाहता है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, गर्मी बढ़ा दें और नॉइज़ को बढ़ा दें, शोर तेज़ कर दें। नॉइज़ अपने आप में, नॉइज़ शब्द ऐसा है कि तो तेज शोर है, यानी नॉइज़ और बढ़े हुए टेम्परेचर का क्या लर्निंग और परफॉर्मेंस पे कोई इफेक्ट पड़ता है, ये उसका टॉपिक है, उसका प्रकरण है। अब वो क्या करता है, वो शुरुआत करता है और पहले पूर्व कथन करता है। पहले पूर्व कथन होगा इसमें, और वो पूर्व कथन करेगा। उसका अनुमान है कि साहब तेज शोर और बढ़ा हुआ टेम्परेचर लर्निंग को डिक्रीज कर देगा, लर्निंग को कमतर कर देगा। और अब वो क्या करता है, इसको प्रयोग कैसे करता है इस पर देखें आप। वो स्कूल में बच्चे एकदम शांत वातावरण में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, एसी लगा हुआ है, एकदम शांत माहौल है, बहुत अच्छे गुरुजी पढ़ा रहे हैं, पढ़ाई हो रही है। ओके, वहाँ वो क्या करता है, वहाँ वो उन बच्चों के दो समूह बनाता है, ठीक है। पहला समूह जिसमें बच्चे जिस हाल में हैं, जैसे पढ़ रहे हैं वैसा का वैसा उनको रहने देता है और वो उसी हाल में पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं नियंत्रित समूह। याद रखना, उसको क्या बोलेंगे, नियंत्रित समूह या कंट्रोल्ड ग्रुप। एज इट इज रेंडमली सेलेक्ट करता है वो बच्चे, ठीक है ना। फिर कुछ बच्चों को वो दूसरे कक्ष में बैठाता है और वो जो दूसरा कक्ष जिसमें उन बच्चों को बैठाता है वो बनेगा उसका प्रयोगात्मक समूह। वो क्या बनेगा, उसका प्रयोगात्मक समूह। प्रयोगात्मक समूह। और इसमें जो बच्चे हैं, जैसे ही बच्चों को इस कक्ष में उसने बैठाया, उसने यहाँ पे दो काम कर दिया। यहाँ पे एसी चल रहा था, 20 डिग्री सेंटीग्रेड था, यहाँ पे उसने एसी को 30 डिग्री कर दिया, 30 डिग्री टेम्परेचर कर दिया या 40 डिग्री कर दिया, ठीक है। और साथ में नॉइज़ पैदा कर दिया, नॉइज़ बदलाव कर रहा है वो, ठीक है ना, ट्रीटमेंट दे रहा है उनको, मैनिपुलेशन कर रहा है वो। नॉइज़ और टेम्परेचर बढ़ा दिया। नॉइज़ कैसा, जैसे कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बगल में कोई बिल्डिंग का काम चल रहा है, ऐसे ठक ठक शुरू कर दिया, साहब आवाज़ें हो गई। बच्चे यहाँ भी पढ़ रहे हैं पर यहाँ तो शांत माहौल में पढ़ रहे हैं, यहाँ भी बच्चे पढ़ रहे हैं पर यहाँ शोर शराबे में और गर्मी में पढ़ रहे हैं। उसने पहले कथन किया था कि साहब गर्मी और शोर शराबा लर्निंग को कम कर देगा, डिक्रीज कर देगा। यहाँ उन्होंने बच्चों को दोनों को पढ़ाया साहब 1-1 घंटे। पढ़ाने के बाद क्या हुआ, पढ़ाने के बाद इनके रिजल्ट को कंपेयर किया तो पता लगा कि जो शांत माहौल में पढ़ रहे थे उन बच्चों ने बेहतर परफॉर्म किया और इन बच्चों ने कमतर परफॉर्म किया, इन्होंने खराब परफॉर्म किया। तो उन्होंने जो पूर्व कथन किया था ना कि साहब शांत माहौल में जो बच्चे सीखेंगे, गर्मी में और शोर शराबे में, नॉइज़ में, वो कम सीखेंगे, कम लर्निंग होगी, ये उसकी बात प्रूव हो गई, विधि पूरी हो गई। लेकिन इसमें आप मुझे बताएं, दो बातें मैं आपको और बता रहा हूँ इसमें। एक तो ये बताएं कि इस विधि में नियंत्रित समूह कौन सा है। जवाब है नियंत्रित समूह वो है जिसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, वो वैसे के वैसे ही पढ़ते रहे या उनको वैसे ही उन्हीं परिस्थितियों में पढ़ाया गया। ओके, इसमें प्रयोगात्मक समूह कौन सा हुआ, जिसको ट्रीटमेंट दिया गया, जिसमें स्वतंत्र चर को शामिल किया गया। बहुत महत्वपूर्ण बात, जिसमें स्वतंत्र चर को शामिल किया गया और ऐसा करने से जो प्रभाव हुए उसका अध्ययन किया गया, कंपैरिजन किया गया। कैसे, बहुत महत्वपूर्ण बात सुनना, दो बातें दोनों बेहद खास, सुन रहे हैं ना आप लोग। इस एग्जाम्पल में आप मुझे बताएं कि स्वतंत्र चर तो क्या है और आश्रित चर क्या है। स्वतंत्र चर क्या है, आश्रित चर क्या है। तो याद है आपको, स्वतंत्र चर वो है जिसके प्रभाव का अध्ययन करना है, जिसके प्रभाव का। अब हम इसमें किसके प्रभाव का अध्ययन कर रहे थे, गुरुजी के, बच्चों के, प्रयोगकर्ता के? नहीं, हम इसमें नॉइज और बढ़े हुए टेम्परेचर के प्रभाव का अध्ययन कर रहे थे। तो नॉइज और बढ़ा हुआ टेम्परेचर स्वतंत्र चर हैं। क्या हैं, स्वतंत्र चर। और आश्रित चर क्या होगा, ये बहुत समझने की बात है। आश्रित चर क्या होगा, बच्चे नहीं होंगे, बल्कि आश्रित चर हमने बढ़े हुए टेम्परेचर और नॉइज का प्रभाव किस पर पड़ा, क्या अध्ययन किया था। हमने ये अध्ययन किया था
कि तेज शोर और बढ़े हुए टेम्परेचर से लर्निंग कम हो जाती है। इसका मतलब लर्निंग हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, अधिगम हमारा, सीखना हमारा आश्रित चर है। तो कितनी बेहद खास बात हमने आपको बताई है। स्वतंत्र चर इसमें क्या हो गया, शोर और इंक्रीजिंग टेम्परेचर, गर्मी और आवाज़ें। और आश्रित चर क्या हो गया, आश्रित चर हो गया लर्निंग, अधिगम। बात समझ में आई? ओके। एक और आपको एग्जांपल बताता हूँ, जो ये दरअसल मैं आपको बता दूँ, आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की साइकोलॉजी 11वीं की बुक जिनके पास है वो देखना, मेरे इस वीडियो को देखने के बाद एक बार पढ़ना, उसको फिर वापस मेरा वीडियो देखना। गारंटी है, दावा है, अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको कि आप एग्जाम में जब ये प्रश्न आएंगे ना, तो आप उनको इस तरह से करोगे कि लोग आपकी तरफ देख के तालियां बजाएंगे। क्या बात है। तो सुने, सेम वही वाली बात है, एनसीईआरटी में भी सेकंड टॉपिक है, अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वाली में भी सेकंड टॉपिक है, और वो है मनोविज्ञान की विधियां। और वो टॉपिक मैंने आज लिया है। बहुत सी महत्वपूर्ण बातें इसमें आएंगी, सुन लेना। वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है पर समझ लेना। ओके। एक और एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में काफ़ी टाइम से है, चल रहा है। वो एग्जाम्पल दरअसल दो लोग हुए हैं। आप बोलेंगे साहब इनके क्या नाम है? एक नाम है बिब लताने और दूसरा नाम है जॉन डार्ली। एक का नाम है बिब लताने, लताने, लता अपनी लता नहीं है वो, उनके नाम है ऐसे, ठीक है ना, लताने। और दूसरा नाम है जॉन डोरली, माफ़ करें, डार्ली, डोरली नहीं डार्ली, जॉन डार्ली। तो लताने व डार्ली ने 1970 में अमेरिका में कोलंबिया विश्वविद्यालय में एक प्रयोग किया था जो बहुत प्रसिद्ध है। लताने व डार्ली ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी 1970 में यूएस में एक प्रयोग किया था। क्या प्रयोग था, सुने आप 2 मिनट के लिए। एक्चुअली उन्होंने प्रयोग ये किया था, सब अजनबी लोगों की उपस्थिति में व्यक्ति आपातकाल की सूचना कितनी जल्दी देता है ना, वो टिपिकल सी बात। अजनबी लोगों की उपस्थिति में व्यक्तियों में आपातकाल की सूचना देने में क्या कोई डिले होता है? इस बात का, इस पूर्व कथन का उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। और उन्होंने क्या किया, यूनिवर्सिटीज़ के इन बच्चों को बुलाया एक जगह पे कि आप लोग आइए, आपका एक टेस्ट लेना है, एक प्रश्नावली है, परीक्षण है, पेपर है। बच्चे आ गए साहब। उन बच्चों को उन्होंने 2 अलग अलग रूम में बैठाया, एक ये रूम और दूसरा ये रूम, ठीक है। इस रूम में जो बच्चे बैठे, वहाँ वो केवल वो बच्चे हैं जो आए हैं और अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं, वही बैठे, और कोई नहीं है। ओके। इस रूम में 2 अजनबी हैं, या यूँ कहें 2 इन्विजिलेटर हैं, और वो बच्चे आए और वो अपना एग्ज़ाम देने के लिए बैठ गए। दोनों में फ़र्क हुआ। यहाँ 2 अजनबी लोग हैं, यहाँ पे कोई अजनबी नहीं है, वो बच्चे हैं। बच्चों का एक समूह ये हो गया, एक समूह ये हो गया। इसको देखते ही आप आइडिया लगा सकते हो, ये वाला जो समूह है वो तो है नियंत्रित समूह, कंट्रोल्ड ग्रुप है। ये नियंत्रित समूह है क्योंकि एज इट इज़ है। और ये प्रयोगात्मक समूह है। ये क्या है? प्रयोगात्मक समूह है क्योंकि उसमें कुछ शामिल कर रहे हैं, इनको कुछ ट्रीटमेंट दे रहे हैं। आगे सुनना। थोड़ी देर जब वो परीक्षा देने में मशगूल हो गए, तो फिर कमरे की एक दीवार में छेद है, उस छेद से धुआं आने लगा, धुआं भरने लगा। सेम इसी समय इस कमरे की भी दीवार में एक छेद है, उसमें से भी कमरे में धुआं आने लगा। उन्होंने छोड़ दिया धुआं। अब धुआं अंदर आ रहा है, इधर भी अंदर आ रहा है। 4 मिनट बाद स्थिति ऐसी हो गई कि उस धुएं में सांस लेना मुश्किल हो गया। अब जब सांस लेना मुश्किल हो गया तो निश्चित रूप से वो बच्चे बाहर आएंगे और बाहर आके उनको, बाहर जो भी बैठे हैं उनको बोलेंगे कि ये हो रहा है अंदर, यानी आपातकाल की सूचना देंगे ना, धुएं की सूचना देंगे। लेकिन क्या प्रयोग था, सुनना। लता ने और डार्ली ने ये प्रयोग किया कि साहब इन दोनों में से पहले कौन से बच्चे बाहर निकलते हैं और पहले कौन से बच्चे सूचना देते हैं। तो आपको जान के सरप्राइज होगा कि जिनके पास कोई अजनबी नहीं था, जो पहला ग्रुप था, जो नियंत्रित समूह था, उस समूह के बच्चों ने तुरंत इसकी सूचना बाहर आके दे दी और कक्ष को छोड़ दिया। लेकिन जिनके पास अजनबी लोग थे, उन्होंने बाहर निकलने में और इन्फॉर्मेशन देने में उनके बजाय काफ़ी डिले किया, देरी की। तो रिजल्ट निकला कि साहब अजनबी लोगों की उपस्थिति में हम संकट काल की सूचना देने में देर लगाते हैं। कितनी बड़ी बात है।
अकेले होते हैं तो हम संकट पे तुरंत रिस्पॉन्ड कर देंगे, लेकिन आप कहीं भी जा रहे हैं ना, किसी भीड़ में बस में बैठे हैं और पता नहीं कुछ ऐसा कुछ अजीब सा हुआ, तो फिर आप देखते हैं और भी तो लोग हैं और पता नहीं क्या सोचते हैं, पर आप थोड़ा डिले कर देते हैं, और अकेले होते हैं हम डिले नहीं करते। तो ये उनका निष्कर्ष निकला। अब सवाल ये है कि इस एग्जाम्पल में आप मुझे बताएं, स्वतंत्र चर तो क्या है और आश्रित चर क्या है? बोलिए। जवाब है, स्वतंत्र चर क्या वो है जिसका अध्ययन किया जाए, और आश्रित चर है वो है जिस पर अध्ययन किया जाए। समझना इस बात को। स्वतंत्र चर था वो धुआं। स्वतंत्र चर क्या, नहीं सॉरी, धुआं नहीं था, सॉरी। स्वतंत्र चर क्या था? स्वतंत्र चर था अजनबी लोग। स्वतंत्र चर क्या था? अजनबी लोग। और आश्रित चर क्या था? आश्रित चर था धुएं की सूचना देना, या इमरजेंसी, संकट या आपातकाल की सूचना देना। ध्यान देना इस बात पे। यानी आपातकाल की सूचना दोनों दे रहे हैं, ये आश्रित चर है। मतलब अजनबी लोगों का किस पर प्रभाव देख रहे हैं? उन बच्चों पर प्रभाव देख रहे थे क्या? नहीं। अगर बच्चों पर प्रभाव देखते तो बच्चे आश्रित हो जाते। प्रभाव किस बात पे था? कि आपातकाल की सूचना देने में कितनी जल्दी करते हैं या कितनी देर लगाते हैं। तो आपातकाल की सूचना देने में लगने वाला समय तो है आश्रित चर, डिपेंडेंट वेरिएबल, और अजनबी लोगों की उपस्थिति, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अजनबी लोगों की उपस्थिति स्वतंत्र चर है। बात समझ में आई आपको? और आ जाएगी, एकदम क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं हम प्रश्नों की तरफ। बताऊंगा मैं आपको रह रह के बहुत सी बातें। सुन रहे हैं ना सब लोग? ओके, चलिए पहला प्रश्न देखिए। प्रयोगात्मक विधि में जिस चर में जोड़ तोड़ की जाती है। अब जोड़ तोड़ इस एग्जाम्पल में हमने देखा, और पहले वाले एग्जाम्पल में हमने देखा कि जोड़ तोड़ किस में करेंगे? जोड़ तोड़ जिसमें की जाती, आश्रित चर पे तो प्रभाव देखते हैं, इसलिए हमेशा जोड़ तोड़ की जाती है स्वतंत्र चर में। किस में की जाती है? स्वतंत्र चर। तो पहले सवाल का जवाब हो गया स्वतंत्र चर। दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न देखिए। जिस समूह में स्वतंत्र चर, यह प्रोसीजर का प्रश्न है, जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे क्या कहते हैं? वांछित समूह कहते हैं, या नियंत्रित समूह कहते हैं, या प्रयोगात्मक समूह कहते हैं, या तुल्य समूह कहते हैं? तो बोले इसका सही जवाब, इसका सही जवाब है प्रयोगात्मक समूह। यानी स्वतंत्र चर का ट्रीटमेंट जिसको दिया जाता है वो प्रयोगात्मक समूह है, और जो समूह एज इट इज रहता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं नियंत्रित समूह। ठीक है ना? तो नियंत्रित समूह में हम कोई चर उपस्थित नहीं करते। ठीक है? जब उस एग्जाम्पल में देखा ना आपने, लताने और डार्ली वाले में, कि एक में तो कोई अजनबी नहीं थे, दूसरे में अजनबी थे, तो अजनबी जिसमें थे वो प्रयोगात्मक समूह था, अजनबी नहीं थे वो नियंत्रित समूह था। वहाँ स्कूल वाले एग्जाम्पल में हमने देखा कि जिसमें टेम्परेचर बढ़ा हुआ और शोर शराबा था, प्रयोगात्मक समूह में था, और बच्चे पहले की तरह पढ़ रहे थे, वो क्या था? नियंत्रित समूह था। तो याद रखना, स्वतंत्र चर जिसमें उपस्थित रहता है उसको क्या बोलेंगे? प्रयोगात्मक समूह बोलेंगे। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। तीसरा प्रश्न, और तीसरा प्रश्न मैंने वहां भी दिया था, प्रयोगात्मक विधि में किसकी कमी 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 किसकी कमी पाई जाती है? पहला ऑप्शन है आंतरिक वैधता, ये वैधता है। दूसरा है नियंत्रित वैधता। तीसरा है बाह्य वैधता। चौथा है परीक्षण वैधता। वैधता, वैलिडिटी क्या होती है मैं बताऊंगा आपको अभी, मेरे जो स्टूडेंट है वो तो जानते हैं इस बात को। चलिए फिर भी, प्रयोगात्मक विधि में किसकी कमी पाई जाती है? आंतरिक वैधता, नियंत्रित वैधता, बाह्य वैधता, परीक्षण वैधता। तो ध्यान दें, वैधता का मतलब होता है जिस उद्देश्य के लिए हम परीक्षण का निर्माण करते हैं उसका पूरा होना वैधता कहलाता है। ठीक है? तो प्रयोगात्मक विधि में क्या होता है, ध्यान देंगे, प्रयोगात्मक विधि में अनुसंधानकर्ता अपने रिजल्ट लेगा, है ना, अपने रिजल्ट लेगा, इसलिए वो हर चीज़ को एकदम कंट्रोल करके चलेगा। यहाँ संगत चर की बात आएगी, मैं समझाऊंगा आपको। कंट्रोल करके चलेगा, इसलिए क्या होगा, उसकी वैधता में कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन ये वैधता आंतरिक वैधता ही कहलाएगी। यानी प्रयोगात्मक विधि की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें आंतरिक वैधता पाई जाती है। कौन सी आंतरिक वैधता पाई जाती है? इंटरनल वैलिडिटी पाई जाती है, इंटरनल वैलिडिटी। ठीक है? लेकिन कुछ बाहरी चीजें ऐसी हो सकती हैं, कौन सी हो सकती है मैं बताऊंगा अभी आपको, जिसमें नियंत्रण करने वाले का जोर नहीं चलता। तो इसका आंसर हो जाएगा बाह्य वैधता। किस चीज की कमी है? जवाब है बाह्य वैधता। अगला प्रश्न, ये बात वहां पे समझाऊंगा आपको मैं। ओके, पहले ये समझ लें आप, फिर बताते हैं आपको। चलिए यहीं पे बताएंगे। ओके, चौथा प्रश्न पढ़िए आप, और वो है, एक प्रयोगकर्ता देखना चाहता है, एक प्रयोगकर्ता देखना चाहता है कि सीखने की प्रक्रिया पर पुरस्कार का क्या प्रभाव पड़ता है। इसमें सीखना क्या है? सीखना, अब आप बताएं, ध्यान से देखें, आप बता सकते हैं क्या? एक प्रयोगकर्ता देखना चाहता है कि सीखने की प्रक्रिया पर पुरस्कार का क्या प्रभाव पड़ता है।
इसमें सीखना क्या है? ऑप्शन 1 अनाश्रित चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखो परीक्षा में यही होगा, जो लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, मैं आपको बता दूं, आप 20 बार पढ़ लेना इस चीज़ को नहीं समझ पाओगे, लेकिन एक बार आपने हमारा वीडियो ध्यान से सुन लिया, फिर एक बार पढ़ा तो मज़ा आ जाएगा। और जिनके पास नहीं है एनसीईआरटी या आरबीएससी की बुक, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं ये टेस्ट सीरीज इसीलिए लेके आया हूँ कि आपको मैं वो तमाम चीज़ यहीं पर दे दूंगा, बस आपको ध्यान से मेरा वीडियो सुनना है, देखना है, और उसी स्पीड में, फास्ट करके नहीं देखना है, वो तो फिर मेरे को पसंद नहीं है, वो तो देखना ही मत। ओके चलिए, तो क्या क्या है यहाँ पे, पुरस्कार का क्या प्रभाव पड़ता है किस पर? सीखने की प्रक्रिया पर। तो क्या पूछा है फिर, इसमें सीखना क्या है या सीखने की प्रक्रिया क्या है? बोलिए, आश्रित होगा या स्वतंत्र? तो इसका जवाब आएगा, सीखना क्या है? आश्रित चर है। सीखना क्या है? आश्रित। अनाश्रित और कुछ नहीं है, अनाश्रित स्वतंत्र का दूसरा नाम है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। चार ऑप्शन इसमें, अनाश्रित चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आश्रित चर डिपेंडेंट वेरिएबल, नियंत्रण चर कंट्रोल्ड वेरिएबल, और बहिरंग चर एक्सट्रानिवस वेरिएबल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आश्रित चर। यानी सीखना क्या है? आश्रित चर। और पुरस्कार क्या है? स्वतंत्र चर। हमने देखा ना, जिसका प्रभाव, तो पुरस्कार का प्रभाव, इसका मतलब पुरस्कार क्या है? पुरस्कार है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, पुरस्कार है स्वतंत्र चर, पुरस्कार है अनाश्रित चर। और किस पर प्रभाव? सीखने की प्रक्रिया पर। देखिए पर शब्द आ गया ना, सीखने की प्रक्रिया पर, तो जिस पर प्रभाव पड़ता है वो क्या है? आश्रित चर। तो सीखने की प्रक्रिया है आश्रित चर। ओके ओके, अब ये नियंत्रण चर यहाँ पे लिखा है, बहिरंग चर लिखा है, ये क्या है? तो इसको थोड़ा सा और सुने आप, एक सेकंड के लिए बताता हूँ मैं आपको। देखो, हमने वहाँ पे बात करी ना स्कूल वाले एग्जाम्पल में, देखिए आप, स्कूल वाले एग्जाम्पल में हमने बात करी, एक तो था नियंत्रित समूह, इसका नाम नियंत्रित समूह है, जिसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, एज इट इज़ उसी स्थिति में उनको रखा जाता है, तो नियंत्रित समूह। ठीक है। दूसरा था प्रयोगात्मक समूह। दूसरा क्या था? प्रयोगात्मक समूह। ट्रीटमेंट किसको दिया जाता है? प्रयोगात्मक समूह को दिया जाता है साहब, प्रयोगात्मक समूह। ओके, ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट स्वतंत्र चर की उपस्थिति है साहब। ठीक है, तो हमने देखा स्कूल वाले एग्जाम्पल में स्वतंत्र चर क्या था? स्वतंत्र चर था नॉइज और टेम्परेचर। तो नॉइज और टेम्परेचर को हमने इसमें लागू किया, इसमें लागू थोड़ी किया था, इसमें लागू नहीं किया ना, इसमें लागू किया था। इसका मतलब प्रयोगात्मक चर ये था। ठीक है, बस माफ करें, प्रयोगात्मक समूह ये था जिसमें टेम्परेचर और नॉइज को हमने लागू किया, मॉडिफाई किया, बदलाव किया, कई लंबा प्रयोग किया। तो ठीक है, अब क्या होता है, हमको क्या देखना है? हमको देखना है कि उसने जो रिजल्ट निकाले, और वो रिजल्ट ये निकाले अनुसंधानकर्ता ने कि साहब तेज, शोर और गर्मी सीखने की प्रक्रिया पर नेगेटिव इफेक्ट डालती है, सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाती है कि कम करती है? कम करती है। ये डाला ना। लेकिन इसके अलावा भी तो और वेरिएबल्स होते हैं। क्या वेरिएबल्स होते हैं? इसके अलावा मान लो दूसरी चीज़ें भी तो हैं। दूसरी चीज़ें क्या हैं? दूसरी चीज़ें हैं, मानो यहाँ कोई बहुत अच्छी फैकल्टी पढ़ा रही है और यहाँ पे कोई ऐसा ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये जेंडर के रूप में अलग अलग ग्रुप हुए, इसमें लड़के पढ़ रहे हैं, इसमें लड़कियाँ पढ़ रही हैं। या ये लोग जो पढ़ रहे हैं ना, एकदम घर से खाना खा के आए, एकदम भूखे हैं, तो वो दूसरी जो चीज़ें, उनका प्रभाव भी तो अधिगम पे पड़ेगा। बोले पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। तो याद रखना, एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। प्रयोगात्मक विधि में प्रयोगकर्ता वो जो अन्य तत्व हैं, वो जो अदर वेरिएबल्स हैं, वो जो बाह्य चर हैं, वो जो बहिरंग चर हैं, उनको कंट्रोल करता है। उनको क्या करता है? कंट्रोल करता है। यानी वो ये जब सैंपल लेगा ना, तो ध्यान रखेगा कि ये भी भोजन किए हुए हैं, ये भी भोजन किए हुए हैं, इनको भी वही टीचर पढ़ाएंगे, इनको वही टीचर पढ़ाएंगे, इनकी भी एज वही है, उनकी भी एज वही है। ठीक है ना। यानी बाकी चीज़ों में कहते हैं ना अन्य बातें समान रहने पर, तो ये अन्य बातें समान रखेगा वो, और अन्य बातें समान रहेंगी तो फिर क्या होगा? फिर जो तीसरा, बाकी जो अन्य चीज़ें हैं ना, उनका प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर उनका प्रभाव पड़ गया तो फिर तो इनके निष्कर्ष सही नहीं आएंगे, वैध नहीं होंगे। आपको याद है ना, हमने आपको जेन पियाजे का पेंडुलम बताया था कभी, रस्सी, 3 वेरिएबल थे उसमें, लटकती हुई रस्सी, उसके नीचे जो वेट लटक रहा था वो, प्लस पावर, पुश किस पावर से धक्का देते हैं पेंडुलम में। जो नए लोग हैं उन्होंने नहीं सुना, तो मैं पियाजे बताऊंगा आपको वापस परीक्षा से पहले, चिंता नहीं करें। ओके, तो जो अदर वेरिएबल्स हैं उनको क्या करते हैं? उनको प्रयोग करता है, इसमें क्या करता है? कंट्रोल में रखता है। उनको किस में रखता है? कंट्रोल में रखता है। इसलिए उनको बोलते हैं नियंत्रित चर। क्या बोलते हैं उनको? नियंत्रित चर। तो याद करें, शुरू में हमने आपको बताया था कि 3 चर होते हैं, एक होता है स्वतंत्र चर, एक होता है आश्रित चर, और एक होता है नियंत्रित चर। ये नियंत्रित चर दरअसल और कुछ नहीं है बल्कि बाह्य चर है। इसी को बहिरंग चर बोल देते हैं, इसी को हम अन्य चर बोल देते हैं, और इसी को हम, एक शब्द आया था याद करें, संगत चर बोल देते हैं, संगत चर। ओके,
पर वो इन चीज़ों को नियंत्रित तो कर लेता है ना। एक जैसे सैंपल लेता है साहब, एक जैसे बच्चे लेगा, एक जैसी एज के लेगा, ठीक है। लड़के हैं तो उधर भी लड़के हैं, ठीक है। इन एक जैसे टीचर इनको पढ़ाएंगे तो अन्य बातें समान कर दी ना। लेकिन वो उसका क्या करेगा, अचानक भूकंप आ गया तो वो इसका क्या करेगा, अचानक बाढ़ आ गई तो वो इसका क्या करेगा, अचानक कुछ और ऐसी घटना हो गई तो जिस पर उसका नियंत्रण नहीं है। तो ये जो घटनाएं हैं ये बाह्य हैं, इसलिए उसमें बाह्य वैधता की कमी है। क्लियर हुआ आपको? आंतरिक वैधता प्रयोगात्मक विधि की सबसे बड़ी विशेषता है, लेकिन बाह्य वैधता की कमी भी इसमें है। इसलिए उस सवाल का जवाब था, क्या था सवाल? प्रयोगात्मक विधि में किसकी कमी पाई जाती है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आंतरिक वैधता नहीं, आंतरिक वैधता तो इसमें पाई जाती है, फरिक आपकी बाह्य वैधता। क्या आंसर हो जाएगा इसका? बाह्य वैधता की कमी पाई जाती है। क्यों पाई जाती है मैं आपको बता चुका हूं। ओके, अगला सवाल ये था जो हमने आपको कराया था। देखना चाहता है कि क्या देखना चाहता है वो, सीखने की प्रक्रिया पर, किस पर? सीखने की प्रक्रिया पर पुरस्कार का प्रभाव। किसका प्रभाव? पुरस्कार का। तो जिसका प्रभाव देखते हैं वो तो होता है स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट, और जिस पर प्रभाव देखते हैं वो होता है आश्रित चर, डिपेंडेंट। तो इसमें सीखना क्या है? तो जवाब हो जाएगा आश्रित चर है साहब। और इंडिपेंडेंट कौन सा था? पुरस्कार था, ठीक है। नियंत्रण चर कौन से थे? अलग चीजें थी जिनको आने नहीं दिया बीच में, ओके। और बहिरंग इसी का दूसरा नाम है, ओके। अब चलें प्रश्न नंबर 5। अब देखो, ऐसी लैंग्वेज, मैं कहता हूं ना बहुत बार ऐसा नहीं होता यार। आप चलिए देखिए, आप इसको पढ़ें। 5वां प्रश्न देखिए, ऐसे परिवर्त्य जिनका प्रहसन प्रयोगशाला में संभव नहीं होता, जैसे कि भूकंप में अनाथ हुए बच्चों पर भूकंप के प्रभाव का अध्ययन करना। ऐसे परिवर्त्य, परिवर्त्य और कुछ नहीं, वेरिएबल्स हैं, चर है। ऐसे चर जिनका प्रहसन, प्रश्न मतलब जिनको हैंडल करना, ऐसे चर, ऐसे वेरिएबल्स जिनको हैंडल करना प्रयोगशाला में संभव नहीं है, यानी उसके लिए संभव ही नहीं है प्रयोगकर्ता के लिए, कि जैसे भूकंप में अनाथ हुए बच्चों पर भूकंप का क्या प्रभाव था, इसका कोई अध्ययन करना चाहे, ठीक है ना। तो फिर इस प्रकार के प्रयोग को क्या कहा जाता है? एनसीईआरटी से है, एग्जाम में आया हुआ है। पहला ऑप्शन है क्षेत्र प्रयोग, फील्ड एक्सपेरिमेंट। दूसरा कल्प प्रयोग, काशी एक्सपेरिमेंट, इंग्लिश का एक शब्द है काशी, याद रखना, काशी एक्सपेरिमेंट। तीसरा है सर्वेक्षण, सर्वे। चौथा सर्वेक्षण अनुसंधान, सर्वे मेथड। सर्वे मेथड एक ही बात है, ओके। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, ये दो चीज देखिए। फील्ड एक्सपेरिमेंट ये होता है कि जिसमें हम क्या करते हैं, जैसे वो स्कूल वाला एग्जांपल मैंने दिया है ना, जिस स्थिति में वो हैं हम वहां जाके उन पर प्रयोग करते हैं, और प्रयोग कर सकते हैं बच्चों को जैसा हमने बैठाया, जैसा चाह हमने कंट्रोल कर दिया साहब। एक को में नॉइज पैदा कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, एक का वैसा था, तो हमारे बस में थी ना चीज़ें, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां भी होती हैं कि जब बस, जैसे मान लो इसमें पूछा गया कि भूकंप आया और कुछ बच्चे अनाथ हो गए बेचारे, है ना, उनके माँ बाप उनको छोड़ के चले गए, तो वो अनाथ बच्चे हैं। अब भूकंप का उन बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसका कोई अध्ययन करना चाहे तो बोलिए, क्या वो भूकंप पैदा कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या भूकंप में अनाथ बच्चे पैदा कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए क्या होता है, इसलिए ऐसे प्रयोगों में जो वास्तव में वहां पे हैं ऐसे बच्चे, हमें उनके पास जाना पड़ता है और उनको हम आश्रित चर बनाते हैं। उनको हम क्या बनाते हैं? आश्रित चर बनाते हैं। इसको कहा जाता है काशी एक्सपेरिमेंट। क्या कहा जाता है? काशी एक्सपेरिमेंट। एक लैटिन वर्ड है काशी, जिसको हिंदी में कल्प प्रयोग बोलते हैं। ये कल्प प्रयोग का एग्जाम्पल है। तो इसमें आप देखेंगे अनाथ बच्चों पर भूकंप का प्रभाव, तो भूकंप का प्रभाव ध्यान देंगे, भूकंप का प्रभाव, तो भूकंप क्या है? स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और अनाथ बच्चे क्या हैं? अनाथ बच्चे डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, ठीक है ना। यहां भी ग्रुप बनाएंगे, दूसरे बच्चों का ग्रुप बनाएगा जो भूकंप तो देख चुके हैं लेकिन वो अनाथ नहीं है, ओके। तो ये काशी एक्सपेरिमेंट, एक शब्द याद रखना, काशी, काशी, QUASI, काशी एक्सपेरिमेंट, ओके। सवाल नंबर 6, छठा सवाल। आपको पता है, दो बातें करूंगा आपसे मैं। रात का 1 बजे है शायद, नहीं 12 बजे अभी। और दूसरी बात, हाँ, बहुत गर्मी है, मैं पसीने से तरबतर हूँ, ठीक है। वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, लेकिन आप बस ध्यान से मेरी, क्योंकि मुझे, आप यकीन माने मुझे बहुत सुकून मिलता है आपसे बात करके, और मेरे दिल में एक अच्छी बात आती है। मेरा मन करता है कि मैं आपको बहुत कुछ जो मेरे पास है सब दूँ, और मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है मेरे को, तो मैं आपके लिए दे रहा हूँ, है ना। तो आप इसको दिल लगा के पढ़ें, और बस आपके आपके मन से वो मेरे लिए निकलेंगी ना,
कि सर मज़ा आ रहा है, तो फिर मेरे को वही मेरा रिवार्ड है, वही मेरा सब कुछ है, ठीक है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हाँ, दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि मेरी जो बुक है, ध्यान रखना बहुत से बच्चों को अभी ये भी क्लियर नहीं है, कुछ तो मेरे से पूछते हैं कमेंट में, सर बुक का नाम क्या है, इसका मतलब वो मेरे पूरे वीडियोस देखते ही नहीं है ना, तो फिर मैं इतना कर रहा हूँ तो कम से कम आप भी तो सोचो। मैं ये नहीं कहता कि आप शेयर करो, नो मत करो, सब्सक्राइब नहीं मत करो, लाइक मत करो, लेकिन कम से कम मेरे तमाम वीडियोस तो देखो, मैंने क्यों बनाया फिर, ठीक है। हाँ, तो उनको मैं बताना चाह रहा हूँ कि साहब पहले सिखवाल की बुक थी अपनी, वो छोटी बुक थी और बहुत, हालांकि वो भी अच्छी थी, पर चूंकि पहला पहला प्रयोग था, है ना, होता है ना पहला पहला प्यार, तो उसमें बहुत सी गलतियाँ होती हैं। फिर हमने उसको फिर हमने अभी च्यवन प्रकाशन से हमारी नई बुक निकाली है, ठीक है ना। च्यवन प्रकाश, यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर लें, च्यवन प्रकाशन से जो मेरी बुक है वो सिखवाल वाली बुक से कई मायने में कई गुना ज़्यादा बेहतर है, और कीमत दोनों की एक ही रखी है, ठीक है ना, इसलिए बहुत आपके लिए बहुत कम कीमत है। तो च्यवन प्रकाशन वाली बुक सबको लेनी है, आपको जिनके पास नहीं है उनको तुरंत लेनी है, ठीक है, नेक्स्ट वीक से वो हर जगह मिलेगी। और साथ में आपको एक चीज़ और बता दूं, अभी कुछ लोग पूछेंगे साहब च्यवन प्रकाशन का नया एडिशन में क्या है, तो नया एडिशन नहीं है एक्चुअली, वो च्यवन प्रकाशन की पुरानी बुक जिनके पास है सेम वही वाली बुक है, बस उसमें कुछ करेक्शन थे जो मैंने आपको कराए थे ना एक वीडियो में, प्रूफ रीडिंग की मिस्टेक हो जाती है। तो आपको पुरानी, जिनके पास च्यवन प्रकाशन की प्रतिभा के नाम से बुक है ना, प्रतिभा सुगम च्यवन प्रकाशन बुक है, उनको नया कुछ नहीं लेना है, वही सेम है। पर जिनके पास सिखवाल की है उनको च्यवन प्रकाशन वाली लेनी है, और जिनके पास हमारी एक भी बुक नहीं है उनको जरूर लेनी है, ठीक है। और जो हमारा वीडियो नहीं देखते उनको कुछ नहीं लेना है। चलिए साहब, 6 नंबर का प्रश्न, कौन से साक्षात्कार में साक्षात्कर्ता साक्षात्कर्ता की प्रयोज्य की भावनाओं, साक्षात्कर्ता को, ओके, कौन, ये इंटरव्यू पे सवाल है, बहुत शानदार चीज है, कौन से साक्षात्कार में, कौन से इंटरव्यू में साक्षात्कर्ता को प्रयोज्य की, प्रयोज्य मतलब जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है, भावनाओं, संघर्षों, प्रेरणाओं आदि का पहले से पता होता है। 4 ऑप्शंस हैं, पहला डायग्नोस्टिक इंटरव्यू, हिंदी में होता ही नहीं इसलिए मैंने इंग्लिश के वर्ड्स लिखे, पहला डायग्नोस्टिक इंटरव्यू, दूसरा क्लिनिकल इंटरव्यू, तीसरा रिसर्च इंटरव्यू, और चौथा है फोकस इंटरव्यू। तो देखो साक्षात्कार के बहुत से प्रयोग होते हैं, बहुत से प्रकार होते हैं, ठीक है ना। एक तो मैं इनके अलावा मैं फिर भूल जाऊंगा आपको बता दूं, मेनली 2 प्रकार याद रखना, एक तो होता है संरचित साक्षात्कार, क्या होता है संरचित, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, और एक होता है असंरचित साक्षात्कार। इनमें छोटा सा फर्क है, संरचित साक्षात्कार तो वो है कि जिसमें प्रश्न पहले से तय होते हैं और साक्षात्कार करने वाला, इंटरव्यू लेने वाला केवल वही सवाल पूछ सकता है, उन सवालों की बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकता। और नॉन स्ट्रक्चर्ड या असंरचित साक्षात्कार वो होता है कि परिस्थिति देख के वो पूरक प्रश्न भी पूछ लेता है, सवाल में सवाल पूछ लेता है, अपनी मर्जी से पूछ लेता है। तो असंरचित में परिवर्तनशीलता का गुण होता है और संरचित रिजिड होता है, एक तो ये बात ध्यान रखना। दूसरी बात, साक्षात्कार के और बहुत से प्रकार हैं, जिनमें से 4 यहाँ पे हमने लिए हैं जो एनसीईआरटी में है, आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वाली बुक में है, ठीक है ना। तो इनमें से अच्छे प्रश्न बनते हैं। तो ऐसा कौन सा साक्षात्कार होता है जिसमें जो इंटरव्यू ले रहा है ना उसको पहले से पता है। देखो डायग्नोस्टिक क्या होता है, डायग्नोस्टिक में तो हम पता करने के लिए इंटरव्यू ले रहे हैं कि आखिर लफड़ा क्या है, बीमारी क्या है, प्रॉब्लम क्या है तुमको, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसका इंटरव्यू लेते हैं, वो तो है डायग्नोस्टिक। और क्लिनिकल इंटरव्यू वो है जिसमें, क्लिनिकल में क्या होता है, साथ में इलाज भी तो है ना, जैसे डिप्रेशन वगैरह में साइकोलॉजिस्ट ये इंटरव्यू लेते हैं क्लिनिकल। तो इसमें क्या होता है, उसमें पहले से हमें पता होता है कि उसमें क्या चिंता है, क्या एंग्जाइटी है, क्या उसकी मोटिवेशन है, क्या कॉन्फ्लिक्ट है, क्या डिप्रेशन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्लिनिकल इंटरव्यू। कौन सा इंटरव्यू, क्लिनिकल। डायग्नोस्टिक आपको बता ही चुका हूँ मैं, किसी चीज पता लगाने के लिए, निदान करने के लिए डायग्नोस है, ठीक है ना। क्लिनिकल में इलाज भी हो जाएगा। रिसर्च इंटरव्यू क्या होता है, रिसर्च इंटरव्यू साइंटिस्ट करते हैं, जैसे किसी बात, किसी कोई बहुत बड़ी खोज हुई, रिसर्च हुआ उस पर, है ना, तो जिसने रिसर्च किया ना उसका इंटरव्यू लेते हैं और बहुत जल्दी से वैज्ञानिक किसी शोध समस्या के बारे में जानकारी लेने के लिए ऐसा इंटरव्यू करते हैं। एक होता है फोकस इंटरव्यू। फोकस इंटरव्यू को हिंदी में क्या बोल सकते हैं, केंद्रित साक्षात्कार बोल सकते हैं, केंद्रित साक्षात्कार। ये क्या होता है, सुने, फोकस इंटरव्यू का मतलब है जो किसी विशेष घटना के बारे में किसी व्यक्ति के अनुभव जानने के लिए किया जाता है। जैसे आपने कोई फुल फिल्म देखी, मूवी देखी, ठीक है ना, तो जैसे ही मूवी देख के आते हो, आपका कोई दोस्त आपको पूछता है कि आपको ये मूवी कैसे लगी, क्या क्या था उसमें, तो आप अपने अनुभव बताते हो। सबके एक जैसे नहीं होते वो। आप किसी रेस्टोरेंट में गए, है ना, घूमने गए, तो वहाँ पे आपको पूछा जा सकता है कि आपको ये टूर कैसा लगा, ये ट्रिप कैसा लगा, ठीक है। तो आप जो बताते हैं किसी खास घटना के बारे में हम बताते हैं, उसको बोलते हैं फोकस इंटरव्यू। अब अच्छा, ये सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव कैसे होता है कि जैसे आप घूमने गए, आपका एक दोस्त और घूमने गया, तो आपको तो वो जगह बहुत अच्छी लगी, बहुत पसंद आई, और दोस्त को पसंद नहीं आई, तो आपने उसका रिजल्ट दूसरा दिया, दोस्त ने दूसरा दिया ना, ये सब्जेक्टिव होता है। इसी को आत्मनिष्ठ बोलते हैं, इसी को व्यक्तिनिष्ठ बोलते हैं। तो फोकस इंटरव्यू की एक बहुत बड़ी बात है कि ये किसी घटना पर आधारित होता है, किसी घटना का वर्णन करने के बारे में होता है, और ये सब्जेक्टिव है। वैसे इंटरव्यू अपने आप में सब्जेक्टिव होता है, ओके।
चलिए सवाल नंबर 7, और देखो 7 का कितना बढ़िया प्रश्न मैंने आपके लिए दिया है हमने। कौन सी विधि में अनुसंधानकर्ता अध्ययन के बाद कार्य कारण संबंध, आ गया ना कार्य कारण संबंध यानी कोज इफेक्ट रिलेशनशिप के अध्ययन पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। यानी कार्य कारण संबंध शब्द किस में आ जाएगा, तो सहज संबंधात्मक विधि, प्रयोगात्मक विधि, नैदानिक विधि या साक्षात्कार विधि। तो जहां भी कोज इफेक्ट शब्द आए जवाब आ जाएगा प्रयोगात्मक विधि, एक्सपेरिमेंटल मेथड। याद है आपको कोज क्या था, कोज था स्वतंत्र चर और इफेक्ट क्या है, आश्रित चर, ध्यान रखना। सवाल नंबर 8, आज मैंने 12-13 सवाल लिए आपके लिए, ठीक है। चलिए 8वां देखिए। एक शिक्षक एक छात्र के व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन प्रत्येक 2-2 महीने पर 1 साल तक करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। यानी एक नहीं है, शिक्षक है। शिक्षक एक छात्र के व्यवहारों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन प्रत्येक 2-2 महीने पर 1 साल तक करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो इस विधि को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शंस देखिए। पहला है प्रयोगात्मक विधि, एक्सपेरिमेंटल मेथड। दूसरा है प्रेक्षण विधि, ऑब्जर्वेशनल मेथड। तीसरा है अनुदैर्ध्य विधि, लॉन्गिट्यूडिनल मेथड। और चौथा है अनुप्रस्थ काट विधि, क्रॉस सेक्शन मेथड। जो बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं, मेरे पुराने वीडियोस देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, वो तो इसका एक झटके में आंसर दे देंगे। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, अनुदैर्ध्य विधि, लॉन्गिट्यूडिनल मेथड। बस मैं आपको बता भी चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बात यहाँ पे मैं इसे, ये प्रश्न मैंने इसलिए लिया था बताने के लिए, केवल 2 चीज़ें याद रखना। एक तो शब्द है अनुदैर्ध्य, एक है अनुप्रस्थ काट। इंग्लिश में एक तो लॉन्गिट्यूडिनल, एक है क्रॉस सेक्शन। इन पे जरूर प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। तो एक ही बच्चे का हम लंबे समय तक अध्ययन करते हैं, वो तो होता है लॉन्गिट्यूडिनल, अनुदैर्ध्य। इसको कालानुक्रमिक विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कालानुक्रमिक विधि, कालानुक्रमिक। पर आपको कालानुक्रमिक पूछे या अनुदैर्ध्य पूछे, अनुप्रस्थ काट पूछे, कोई टेंशन नहीं करना है आपको। तो इंग्लिश वाला शब्द याद रख लेना, लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्ग समय तक, लंबे समय तक एक ही बच्चे का अध्ययन करे, वो कहलाता है लॉन्गिट्यूडिनल मेथड। और अलग अलग बच्चों का एक साथ अध्ययन करे, फिर आपस में तुलना करे, या अलग अलग समूह का अध्ययन करे फिर तुलना करे, तो एक ही समय पे अलग अलग समूह का अध्ययन करना तो हो गया क्रॉस सेक्शन। और एक ही बच्चे का लंबे समय तक, तो 2-2 महीने से कर रहा है ना, 1 साल तक कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा 8 नंबर का। चलिए 9 नंबर, और 9 नंबर देखिए। जब शिक्षक छात्रों के निष्पादन का मूल्यांकन करते समय न तो उच्च रेटिंग देते हैं और न ही निम्न रेटिंग देते हैं, ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। न तो उच्च रेटिंग देते हैं और न ही निम्न रेटिंग देते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है कठोरता त्रुटि, एरर ऑफ सिवियरिटी। दूसरा केंद्रीय प्रवृत्ति की त्रुटि, एरर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तीसरा है परिवेश प्रभाव, हेलो इफेक्ट, बताया था हमने आपको ये। और चौथा है उदारता की त्रुटि, एरर ऑफ लेनियंसी, लेनियंसी। चलिए, तो वो न तो ज्यादा नंबर देता है, न कम नंबर देता है, बस एवरेज बीच वाले नंबर देता है। तो ये कौन सी त्रुटि होगी? इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 2, ये है एरर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की त्रुटि। तो ध्यान दें, बहुत आसानी से समझ लेंगे आप। कठोरता की त्रुटि क्या होती है? जब एक शिक्षक क्या करेगा, यानी कहते हैं ना कि सब वो हिंदी वाले जैसे गुरुजी थे, कितना भी लिख दो 10 में से 3 नंबर 4 देते थे किसी किसी को, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा कठोर थे, ठीक है। एक जो सबको बहुत अच्छे नंबर देते हैं 100 में से 100, ठीक है, तो वो क्या होते हैं? वो होते हैं लीनियंट, ठीक है। तो जो ये क्या है, ये बीच में है, मतलब ये क्या कर रहे हैं, ये सबको एवरेज है। बहुत अच्छा लिखा तो भी उसको एवरेज नंबर, खराब लिखा तो भी एवरेज नंबर, तो बहुत बड़ी गलती है ना, क्योंकि इससे हम वो कर ही नहीं पाएंगे। वो जो आपके माप है ना, प्रवृत्तियों के माप, इसमें मेन मोड मीडियम, मीन मोड मीडियम का कुछ काम ही नहीं है, क्योंकि एवरेज नंबर दे रहे हैं सबको, ठीक है ना। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, समझ गए ना आप। कठोरता त्रुटि, वो बहुत कम नंबर दे रहे हैं। उदारता त्रुटि, बहुत ज़्यादा नंबर दे रहे हैं। हेलो इफेक्ट आपको याद है? हेलो इफेक्ट बहुत बढ़िया प्रश्न है कि साहब एक शिक्षक छात्र, उसके जो छात्र जो भी लिखते हैं ना बहुत अच्छा लिखते हैं, फिर भी वो कमी नंबर देता है। वो क्यों देता है? क्योंकि उसकी नज़रों में छात्र बेकार हैं, कमज़ोर हैं, ख़राब हैं, कुछ नहीं आता इनको। तो ये हेलो इफेक्ट है। हमने आपको बताया था ना, उसको लिफाफे को देख के मजमून भाप लेना, किताब का कवर देख के डिसाइड कर लेना। जैसे मेरे वीडियो को कोई देख के शुरू में देखता है ना, तो चित्र दिखता है, न मेरे पास स्मार्ट बोर्ड है, न मेरे पास लिखने का कुछ है, तो वो देख के बोले यार ये क्या पढ़ाएंगे, वो चला जाता है। तो हेलो इफेक्ट हो गया, उसने गलत निर्णय ले लिया, सब सही निर्णय नहीं लिया,
हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत डेप्थ में जो चीज़ें हैं वो तो तभी आएंगे ना जब आप इसके अंदर घुसोगे। तो ये हेलो इफेक्ट कहलाता है। ओके, 10 नंबर का सवाल। और केस स्टडी बहुत बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है। केस स्टडी विधि के बारे में इसके बहुत से नाम है। जीवन वृत्त विधि, जीवन इतिहास विधि, व्यक्ति इतिहास विधि, केस स्टडी। पहली बार टाइडमैन ने दी थी। किसने दी थी? टाइडमैन ने दी थी। लेकिन इस विधि के वास्तव में जो प्रणेता हैं, जिन्होंने इस विधि को बहुत बेहतर तरीके से, व्यवस्थित तरीके से अपनाया, प्रसिद्ध किया, वो थे सिगमंड फ्रॉइड। तो फ्राइड का नाम याद रखना, इसमें टाइडमैन का नाम याद रखना। क्या होती है केस स्टडी? दरअसल मैं आपको बता दूं, केस स्टडी में क्या होता है कि जो अबनॉर्मल बिहेव करते हैं, असामान्य बच्चे होते हैं। कौन होते हैं? असामान्य बच्चे या असामान्य व्यक्ति। जो भी असामान्य है वो जो भी विशिष्ट है वो असामान्य है। ठीक है ना? यानी इसमें इसमें बाल अपराधियों का अध्ययन किया जाता है, इसमें मंदबुद्धि बच्चों का अध्ययन किया जाता है, इसमें पिछड़े बालकों का अध्ययन किया जाता है, इसमें फिजिकल डिसेबल बच्चों का अध्ययन किया जाता है। इवन इसमें बहुत ज़्यादा सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों का अध्ययन किया जाता है कि वो ऐसे आखिर क्यों हैं, उनके पीछे। इसमें रविंद्रनाथ टैगोर का भी अध्ययन किया जाता है, इसमें लता मंगेशकर का भी अध्ययन किया जाता है। तो इसमें ऐसे बच्चे जो बहुत कमजोर, पिछड़ गए, मंद बुद्धि, अपराधी हैं, उनका भी अध्ययन किया जाता है कि आखिर वो ऐसे क्यों बन गए। और उनका जब अध्ययन करते हैं तो हम उनकी बैक हिस्ट्री, जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो ना, तो वो सीनियर डॉक्टर क्या कहता है? हिस्ट्री लिखो। तो जूनियर डॉक्टर आपसे पूछता है पहले कि अच्छा कहाँ का दिखाया, क्या क्या ट्रीटमेंट लिया, फिर फाइल पे लिखता है, फिर लिख के वो हिस्ट्री उसके सामने रखता है। तो तमाम बातें, कुछ बात छुपानी नहीं है वहाँ पे हमको। तो अगर कोई बच्चा ऐसा है कि वो पता नहीं क्यों ऐसा है, ऐसा क्यों हो गया, तो हम उसके बैक में जाते हैं, तो उसके देख घर में जाते हैं कि क्या रहा, कैसा माहौल रहा, कहीं कोई बात तो नहीं हुई इसके साथ, छोटा था तो आपने इसको कोई परेशान तो नहीं किया, फिर दोस्तों में गया, फिर स्कूल में गया तो वहाँ कोई दिक्कत तो नहीं हुई, कुछ इसने ऐसा ट्रोमा या कोई ऐसा इफेक्ट तो नहीं है जिसकी वजह से ऐसा है। तो हर एक चीज़ का हम बारीकी से अध्ययन करते हैं। इसलिए इस विधि को सूक्ष्मदर्शी विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी विधि भी कहते हैं। एक शब्द है माइक्रोस्कोपिक मेथड। तो माइक्रोस्कोपिक मेथड परीक्षा में आ चुका है ये शब्द, मैंने इसमें लिया नहीं है, 4 ही ऑप्शन ले सकता था, इसलिए 5वां कहाँ से लूँ। माइक्रोस्कोपिक मेथड कौन सी है? आप बोलेंगे केस स्टडी मेथड। सूक्ष्मदर्शी विधि कौन सी है? आप बोलेंगे केस स्टडी मेथड। ठीक है। अब ये जो सवाल हमने यहाँ पे लिया इसको देखिए आप, और वो है कि साहब केस स्टडी में असत्य कथन क्या है, गलत कौन सा है? पहला है, इसमें मुख्यतः असामान्य व्यवहार वाले बालकों का अध्ययन किया जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा, इसे नैदानिक विधि भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। नैदानिक मतलब वो ऐसा क्यों बन गया, हम डायग्नोस ही तो कर रहे हैं, कारण जान रहे हैं उसका, तो नैदानिक विधि भी इसका दूसरा नाम है। सूक्ष्मदर्शी विधि भी इसका तीसरा नाम है। ठीक है ना? व्यक्ति इतिहास, जीवन इतिहास, कोई भी ऐसे नाम आ सकते हैं। तो पहला ऑप्शन राइट है, दूसरा राइट है। तीसरा, इसके परिणामों का सामान्यीकरण किया जा सकता है। तो जो मेरे बच्चे हैं वो झटके में बता देंगे। परिणामों का सामान्यीकरण का मतलब वो होता है जो सब पे लागू होती है। क्या एक बच्चे की वो ऐसा क्यों है, उसकी परिस्थितियां, उसकी बात, उसकी पास्ट हिस्ट्री दूसरे बच्चों पे लागू कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते साहब। तो सामान्यीकरण नहीं होता इसका, जैसे कि क्रियात्मक अनुसंधान का नहीं होता वैसे ही इसके लिए प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिकों की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है साहब। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर 3, परिणामों का सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता। मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ठीक है ना? आपको ये कमेंट करने की जरूरत नहीं है ना। पीछे वाले भी एक बच्ची है वो कर देंगे और ये कर देंगे। और परीक्षा तक मेरी गारंटी है, दोनों एनसीईआरटी और दोनों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तो आपको पढ़ा दूंगा मैं। कुछ और भी बेहतरीन चीज़ जो मेरे को लगे कि आपके लिए जरूरी है वो मैं आपको दूंगा, ठीक है ना? पर आपको भी उसी मनोयोग से पढ़ना है जो जैसा हम मनोयोग से आपको पढ़ा रहे हैं। ओके, चलिए 11th क्वेश्चन देखिए। बहुत अच्छा प्रश्न था, बहुत अच्छा। और ये क्या था? ये था, हमने आपसे पूछा भी था वो, विभक्तार्ध, यानी विभक्त प्लस अर्ध। हमने बताया था स्प्लिट ब्रेन, जो अपने रोजर स्पेरी, ठीक है? तो वो था ब्रेन वाला। ये ब्रेन नहीं है, ये पेपर को स्प्लिट कर दिया, यानी विभक्तार्ध या स्प्लिट हाफ। और परीक्षण पुनः परीक्षण, टेस्ट रिटेस्ट विधियों का संबंध किससे है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। बहुत से बच्चों ने सही आंसर दिया है और बहुत से बच्चों ने बहुत सही आंसर दिया है, पर कुछ बच्चों ने बहुत खराब आंसर भी दिया। उनको पता ही नहीं विश्वसनीयता क्या होती है। चलिए सुने आप। देखो पहले मैं आपको बता दूं 4 चीज़ें, ध्यान से सुने। वैधता, वैधता क्या होती है? ध्यान देंगे। वैधता का मतलब है कि हमने जो टेस्ट बनाया, जो परीक्षण बनाया, वो उस उद्देश्य को पूरा कर रहा है, तो उसको बोलते हैं वैधता। क्या बोलते हैं उसको? वैधता। वैधता के लिए इंग्लिश में एक शब्द है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी, ये वैधता होती है। मान लो आपने बच्चों को आज मैथ्स पढ़ाई, ठीक है ना? और मैथ्स में आपने उनको कुछ भी एलजेब्रा पढ़ाया, एलजेब्रा आपने बच्चों को मैथ्स में पढ़ाया। अब आपने उनका टेस्ट लिया। अब आपने टेस्ट में 10 सवाल दिए, जिसमें 4 सवाल तो एलजेब्रा के हैं और 6 सवाल किसी और के हैं। तो क्या आपका परीक्षण वैध है? नहीं है।
क्योंकि आप बच्चों का परीक्षण कर रहे थे गणित जानने के लिए, अलजेब्रा जानने के लिए, पर आपने कुछ और। ऐसे ही मान लो आपने गणित का टेस्ट है, गणित का पेपर है, ठीक है, उसमें सवाल है अनुपात समानुपात के। एक सवाल है कि साहब राम ने श्याम के साथ व्यापार किया, सौदा किया, 5,000 4,000 लगाए, फिर 6 महीने बाद वो छोड़ के चला गया, तीसरा आ गया। बच्चे ने जवाब, फिगर जो थी ना, संख्याएं जो थी, सही सही आंसर दिया है, 5 नंबर का सवाल है, लेकिन वो हिंदी में लिखे हुए शब्द थे ना, वो उसने कहीं कुछ लिख दिया, कहीं कुछ लिख दिया, और गुरुजी ने 5 में से 3 दे दिए, तो वो गुरुजी बेवकूफ़ है। क्योंकि वैधता तो ये थी कि मैथ्स जानने के लिए आपने सवाल दिया है, आपने भाषा जानने के लिए थोड़ी दिया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वो वैधता का उल्लंघन है। तो वैधता समझे आप? जहां हम जिस चीज के लिए परीक्षण का निर्माण कर रहे हैं वो पूरा होता है, एकदम एक्यूरेट, वो वैधता है। जैसे प्रयोगात्मक विधि की बहुत बड़ी विशेषता इसमें वैधता है, क्योंकि हम यही जानना चाह रहे थे कि साहब अजनबी लोगों का प्रभाव आपातकाल की सूचना देने में कितना पड़ता है। पर यह वैधता आंतरिक है ओनली। ओके। दूसरा वस्तुनिष्ठता। तो बहुत से लोग, बहुत से बच्चे वस्तुनिष्ठता भी अब तक नहीं जान पाए कि वस्तुनिष्ठता क्या होती है। दरअसल वस्तुनिष्ठता क्या होती है? वस्तुनिष्ठता इस चौथे नंबर वाले का ऑपोजिट है। सब्जेक्टिविटी का विपरीत है ऑब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी क्या होती है? सब्जेक्टिविटी या आत्मनिष्ठा या व्यक्तिनिष्ठा का मतलब होता है कि जहां व्यक्ति की खुद की भावनाएं परिणामों पर प्रभाव डाल देती हैं, वो है व्यक्तिनिष्ठा। जैसे मेरे 4 स्टूडेंट हैं, ठीक है, मैं 4 स्टूडेंट हैं, ठीक है, और हम एक स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, मैं तो उसका आकलन अलग अलग करता हूँ, क्योंकि वो मेरे चरण स्पर्श करता है, मेरा बहुत सम्मान करता है, ठीक है, तो मैं तो अलग करता हूँ। तो कोई दूसरे सर हैं, है ना, कोई दूसरे सर हैं, तो वो उनका सम्मान नहीं करता, तो वो उसको नेगेटिव मूल्यांकन करते हैं। तो एक ही बंदा था, पर हम दोनों ने अलग अलग उसका असेसमेंट आकलन किया ना। क्यों किया? क्योंकि हमारी दोनों की भावनाएं उसके प्रति अलग अलग थी। इसको बोलते हैं सब्जेक्टिविटी, इसको बोलते हैं आत्मनिष्ठा। ये एक दोष है, एक कमी है। लेकिन जहां ये दोष नहीं होता उसको बोलते हैं वस्तुनिष्ठता। यानी कोई भी देखे, कोई भी जांचे, सेम रिजल्ट, उसको बोलते हैं वस्तुनिष्ठता, ठीक है। और विश्वसनीयता बहुत शानदार टर्म है। विश्वसनीयता इसका आंसर भी है और बहुत शानदार टर्म है। बहुत से लोग विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता में फर्क नहीं कर सकते। ध्यान दें, वस्तुनिष्ठता में क्या था? कोई भी जांचे, परीक्षक बदल जाए पर परिणाम वही रहता है। विश्वसनीयता में क्या होता है? विश्वसनीयता में भी परिणाम वही रहता है, पर बदलता है समय। क्या बदलता है? समय बदलता है, वक्त बदलता है। अगर अलग अलग समय पर हम परीक्षण लें, याद रखना इस बात को, अलग अलग समय पर हम कोई टेस्ट लें और फिर सेम रिजल्ट आए, तो हम उसको क्या बोलेंगे? वस्तुनिष्ठता या विश्वसनीयता? जवाब है विश्वसनीयता। और अलग अलग लोग किसी का टेस्ट लें फिर सेम नंबर दें, उसको क्या बोलेंगे? विश्वसनीयता। और जिस चीज का परीक्षण करने के लिए टेस्ट बना है वो उसमें एकदम खरा उतरा है, उसको बोलते हैं वैधता। और किसी की भावनाएं परिणामों को प्रभावित कर देती है, उसको बोलते हैं आत्मनिष्ठा या व्यक्तिनिष्ठा या सब्जेक्टिविटी। क्लियर है सब? अब एक और बात मैं आपको बताऊं, एक एग्जांपल देता हूं आपको, जो एनसीईआरटी का बहुत बढ़िया सा, आपको उसमें वैधता, वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता तीनों समझ में आ जाएंगी। और वो एग्जांपल ये है कि आपके पास एक वॉच है, एक घड़ी है साहब। क्या है? एक घड़ी है। ओके, ठीक है, 12 3 6 9। इस घड़ी में क्या ये अपने आप ही बना, पर मैं यूज कर लूंगा इसको, ठीक है। इस घड़ी में क्या प्रॉब्लम पता है आपको? ये घड़ी ऐसी है कि ये 5 मिनट लेट समय बताती है। क्या बताती है? 5 मिनट लेट का समय बताती है। जैसे 12 बजे हैं तो ये 12 बजे 11:55 दिखाएगी, ठीक है ना, चाहे आप कितना भी उसको टेली कर ले, मिला ले, लेकिन ऐसा ही है। अब आप मुझे बताएंगे कि ये घड़ी जो हर बार 5 मिनट लेट ही वक्त बताती है, इस घड़ी में वस्तुनिष्ठता, 2 नंबर पे जो वस्तुनिष्ठता, ये है या नहीं है? जवाब है ये है। क्यों है? क्योंकि ये चाहे मैं देखूं, चाहे आप देखो, कोई चाहे वो देखे, चाहे किसी की कैसी भी भावनाएं हैं, ये तो 5 मिनट लेट ही बताएगी। इसका मतलब हम लोग जांचने वाले बदले ना, देखने वाले बदले, पर क्या परिणाम बदला? नहीं बदला। इसका मतलब वस्तुनिष्ठता का गुण इसमें है। क्या इस घड़ी में विश्वसनीयता का गुण है? विश्वसनीयता, क्या विश्वसनीयता का गुण है? सोच के बताएं। जवाब है क्यों है? क्योंकि विश्वसनीयता की परिभाषा क्या थी? कि कभी भी जांचें, परिणाम वही रहता है। तो आप इसको कभी भी देखें, इसका परिणाम एक ही रहता है, और वो है 5 मिनट लेट। इसलिए विश्वसनीयता भी है। विश्वसनीयता के लिए एक शानदार सा शब्द आता है परीक्षा में, और वो शब्द है कंसिस्टेंसी। क्या शब्द है? कंसिस्टेंसी। जाने कितनी बार आया है। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है संगति या संगतता या स्थायित्व। यानी जहां परिणाम में स्थायित्व रहता है वो विश्वसनीयता होती है। जैसे हम कहते थे ना पहले कि साहब कोहली विश्वसनीय बैट्समैन है, यानी वो हर बार रन बनाते हैं, वो विश्वसनीय है, ठीक है। पर रोहित शर्मा या कुछ और जो मास्टर ब्लास्टर हैं, कभी चलते हैं कभी नहीं चलते हैं, तो वो विश्वसनीय नहीं है।
इसका मतलब कोई रोज झूठ बोलता है, हमेशा झूठ ही बोलता है, वो भी विश्वसनीय है। पर कोई कभी सच कभी झूठ बोलता है, वो रिलायबल नहीं है। तो बात समझ में आई। कंसिस्टेंसी शब्द आए तो विश्वसनीयता, एक्यूरेसी शब्द आए तो वैधता। ओके। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, घड़ी में वस्तुनिष्ठता है, बिल्कुल है, पर क्यों है वस्तुनिष्ठता? क्योंकि सभी को एक जैसा समय बताती है। घड़ी में विश्वसनीयता है, बिल्कुल है, क्योंकि हर बार इतना ही समय बताती है साहब, ठीक है। पर क्या इस घड़ी में वैधता है? जवाब है नहीं है, क्योंकि वैधता की शर्त है एक्यूरेसी। जिस उद्देश्य के लिए घड़ी पहनते, सही समय देखने के लिए पहनते हैं, और ये तो सही समय बताती नहीं है, तो ट्रेन निकलवा देगी, तो वैधता नहीं हुई। ओके, अब चारों बातें क्लियर हैं। अब देखो, आप इस प्रश्न पे आइए। विभक्तार्थ और परीक्षण पुनः परीक्षण, ये विश्वसनीयता की विधियां हैं, ठीक है। वैधता की भी कुछ विधियां, विश्वसनीयता की भी कुछ विधियां। सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में आप, हाँ, यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी आपको इनकी, आओगे तो हम आपको डिटेल में वहाँ पे पढ़ाएंगे, ठीक है ना। पर यहाँ पे समझ लें आप, परीक्षण पुनः परीक्षण क्या है? यानी एक टेस्ट आपने आज लिया, ठीक है, एक बच्चे के उस टेस्ट में 50 मार्क्स आए, ठीक है। अब आपने 20 दिन बाद फिर एक टेस्ट लिया, इस बार भी उसके 50 मार्क्स आ रहे हैं। इसका मतलब परीक्षण में विश्वसनीयता है, यानी समय बदला पर परिणाम नहीं बदला ना, ये विश्वसनीयता है, ठीक है। और एक उसी बच्चे का आपने एक टेस्ट लिया, मैं भी 50 नंबर दे रहा हूं, आप भी अब 50 दे रहे हैं, कोई और भी 50 दे रहा है, तो उसमें वस्तुनिष्ठता हो जाएगी, ठीक है। आप अलग दे रहे हैं, मैं अलग दे रहा हूं, तो फिर व्यक्तिनिष्ठता, सब्जेक्टिविटी आ जाएगी। क्लियर हुआ? ओके। दूसरा, स्प्लिट हाफ क्या होता है? देखें आप, स्प्लिट हाफ कुछ नहीं है। स्प्लिट हाफ में एक अच्छी सी बात आती है, और वो क्या है? वो ये है कि स्प्लिट हाफ में इंटरनल वैलिडिटी, इंटरनल मतलब वो होती है संगतता, इंटरनल कंसिस्टेंसी होती है। क्या होता है स्प्लिट हाफ? एक पेपर के दो भाग कर ले जाते हैं, कई बार आपने ऐसा देखा होगा। एक पेपर है, मान लो एक पेपर में 10 प्रश्न है। कितने प्रश्न है? 10। तो आप इनके दो भाग कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, पर दोनों में क्या होना चाहिए? कोरिलेशन करेंगे, और सहज संबंध उनका एकदम वो होना चाहिए, तभी विश्वसनीयता होगी। तो स्प्लिट हाफ में क्या करते हैं, हम पेपर के दो भाग कर, दो भाग ऐसे नहीं करेंगे फाड़ के, बल्कि ओड इवन कर सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न इधर है, ठीक है, तीसरा प्रश्न इधर है, और पांचवा प्रश्न इधर है। दूसरा इस भाग में है, चौथा इस भाग में है, छठा इस भाग में है। इसमें कितने नंबर आए पार्ट ए में, पार्ट बी में कितने नंबर आए, दोनों में कोरिलेशन निकालते हैं। ये है स्प्लिट हाफ, ये है विभक्तार्थ। तो याद रखना, विभक्तार्थ, स्प्लिट हाफ और परीक्षण पुनः परीक्षण विश्वसनीयता की कुछ विशेषताएं हैं। और आज का आखिरी प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण, और ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। ओके, तो जिस मापनी में 12 नंबर का, जिस मापनी में अंतराल मापनी के समस्त गुणों के साथ परम शून्य भी होता है, उसे क्या कहते हैं? 4 ऑप्शंस हैं। नाम संबंधी मापनी, नॉमिनल स्केल, क्रम सूचक मापनी, ऑर्डिनल स्केल, अंतराल मापनी, इंटरवल स्केल, और अनुपात मापनी, रेशियो स्केल। तो ये बहुत बार सीटेट से लेके यहाँ तक पूछा जा चुका है, तो आप इसका सही जवाब करेंगे। शून्य याद रखना, शून्य भी साथ हो उसको बोलेंगे रेशियो स्केल। ओके, तो देखो मापनी क्या है? रेटिंग स्केल। मापनी क्या है? रेटिंग स्केल है। रेटिंग स्केल क्या है? रेटिंग स्केल के बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट के लिए ध्यान से सुन लेना। एक तो रेटिंग स्केल बहुत से लोगों के नाम है, ठीक है ना। पहली बार रेटिंग स्केल फ्रांसिस गाल्टन का नाम आएगा, ठीक है, जिनकी प्रसिद्ध है रेंसस लिकर्ट का नाम आएगा। थस्टन ने अभिवृत्ति मापनी दी है, रेटिंग स्केल है, ठीक है। रेटिंग स्केल के प्रकार आपको कोई पूछे तो देखो यहाँ पे साइकोलॉजी में कंफ्यूज नहीं होना है ऐसे, क्योंकि आपको चूंकि मल्टीपल चॉइस के आपके प्रश्न आएंगे, है ना। कोई बोले सब 4 इंटरव्यू के 6 होते हैं कि 4 प्रकार, ना 6 होते हैं ना 4 होते हैं, जितने करते हैं उतने होते हैं, ठीक है ना। तो वही ध्यान रखना। फिर भी प्रकार के रूप में अक्सर पढ़ते हैं ना, एक तो होता है ग्राफिक रेटिंग स्केल, ग्राफिक, कोई बोलता है डिस्क्रिप्टिव रेटिंग स्केल, कोई बोलता है वर्बल रेटिंग स्केल, जिसको न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल बोलते हैं, है ना, शाब्दिक वाली। तो ये इसके कुछ प्रकार हैं। लेकिन यहाँ ये प्रश्न मैंने जो दिया है वो दरअसल मेजरमेंट स्केल के कुछ तरीके हैं, और वो 4 महत्वपूर्ण तरीके हैं जिनको 4 अलग अलग स्केल्स के रूप में प्रसिद्धि मिली हुई है, और वो चारों यहाँ पे ऑप्शन में है। पहला है नॉमिनल स्केल। पहला क्या है? नॉमिनल। याद रखना इंग्लिश वाला शब्द नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल क्या होती है? नॉमिनल स्केल में क्या होता है, जैसे बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं ना, एक ऑप्शन पे टिक करना होता है, वैसे इसमें आपको एक ऑप्शन पे टिक करना होता है। नाम संबंधी मापनी, यानी कौन सा आपका आंसर है, जिस सर्वे में काम ली जाती है। किसमें? सर्वे में। तो कौन सा आपका आंसर, जैसे आपके पास कोई फॉर्म आता है कहीं से, है ना, और उसमें आपको एक प्रश्न दे रखा है कि आपका जेंडर क्या है, ठीक है, आपको बताना है मेल या फीमेल। तो केवल 2 ही बिंदु है इसमें। आप अगर लड़के हो तो आप इसको टिक कर दोगे, आप अगर लड़की हो तो इसको टिक कर दोगी। बात समझ में आई? या कोई भी एग्जाम्पल, जैसे मान लो कक्षा 6 से 10 तक, सॉरी, मान लो कक्षा 6 से 10 तक, कक्षा 6 से 10 तक के बच्चों की आप एक मापनी बना रहे हैं, ठीक है। तो आपने एक सवाल पूछा, आप कौन सी कक्षा में हैं, इन विच क्लास डू यू रीड, डू यू स्टडी।
6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, अब आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? तो आप 7वीं में पढ़ रहे हैं तो 7 पे टिक कर देंगे, आप 9th में तो 9 पे टिक कर देंगे, तो एक ही तो आंसर हुआ ना। इसको बोलते हैं नाम संबंधी मापनी। क्लियर है? दूसरा ऑप्शन देखिए आप, दूसरा क्रम सूचक। क्रम सूचक याद है आपको? वही 5 स्केल वाली ऐसी बात है। क्रम सूचक में क्या होता है? क्रम होता है, ये असेंडिंग डिसेंडिंग क्रम होता है, या फिर बीच में से दोनों तरफ क्रम जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप इसमें ले सकते हैं, कोई भी एग्जांपल लें, ऑर्डिनल का एग्जांपल आप ले सकते हैं कि हाउ डू यू फील टुडे। हमने आपसे सवाल किया कि आज आप कैसा फील कर रहे हैं, हाउ डू यू फील टुडे। अब आपके सामने 5 ऑप्शन है, 5 बिंदु स्केल होगी ना। पहला है वेरी हैप्पी, दूसरा है हैप्पी, तीसरा है ओके, मैं ठीक ठाक हूँ। कहते हैं कई बार कैसे हो, ठीक ठाक हूँ, तो ठीक ठाक है वो ओके, बीच वाला है न्यूट्रल है। फिर इधर अनहैप्पी और इधर वेरी अनहैप्पी। तो 5 में से एक चूज करते हैं ना, तो ये क्रम से चल रहे हैं नहीं चीजें, इसको बोलते हैं ऑर्डिनल स्केल। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्डिनल स्केल। तीसरा है अंतराल मापनी। तीसरा क्या है? अंतराल मापनी। अंतराल में देखो इंग्लिश में इंटरवल लिखा है, ये और कुछ नहीं है। आपने कभी देखी है ना इसे, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो ये इंटरवल स्केल होती है। क्या होती है? इंटरवल स्केल। और चौथी है रेशियो स्केल, जिसमें परम शून्य भी होता है। रेशियो स्केल क्या है? रेशियो स्केल में दरअसल 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। एक तो इसमें परम शून्य होता है, दोनों मैंने लिख दी इसमें, नहीं, एक तो परम शून्य होता है, एक इसकी नेगेटिव वैल्यू नहीं होती। इसकी क्या नहीं होती? नेगेटिव वैल्यू नहीं होती, जो हमने इसमें आंसर आपको दे रखा है। तो ये है रेशियो स्केल। ओके, तो इस तरह से काफ़ी रात हो गई, हमने आपके लिए ये एनसीईआरटी सीबीएसई का टेस्ट नंबर 2 लिया है, पीडीएफ में शेयर कर दूंगा। बुक सबको लेनी है, फिर सुन लें, ठीक है ना, बुक सबको लेनी है। और परीक्षा तक मैं तमाम बेहतर चीज़ें आपको क्लियर कराऊंगा। और कुछ लोग कहते हैं आवाज़ नहीं आ रही, तो आप ईयरफोन लगा के सुनो। पता है अभी 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 3 लीटर पसीना निकल रहा है मुझे, तो मैं भी तो इस स्थिति में बैठा हूँ आपके लिए। तो आप ईयरफोन नहीं लगा सकते? ईयरफोन लगा के सुनो, क्योंकि अपने पास यही सुविधाएं हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, शबा खैर।